pyramid of energy always upright, ऑलवेज अपराइट, है ना। और दूसरी बात क्या है, कभी भी इसका इन्वर्टेड पिरामिड नहीं बन सकता, नहीं बनता है। नो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी, है ना, नो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी उल्टा नहीं बन सकता। मान लीजिए ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या है, प्राइमरी कार्निवोर, देख लो, ऐसा बोल सकते हैं क्या। हाँ, या सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर ये टर्शियरी कंज्यूमर, है ना, टर्शियरी कंज्यूमर। बेटा मान लो यहाँ पे एनर्जी है 10,000 किलो कैलोरी, तो यहाँ पे कितना होगा, 10% इसका पास होता है, पढ़ चुके हम 10% लॉ ना, कितना होगा 1000, इसके बाद 100, इसके बाद 10, बस। तो ऊपर जाते जाते टॉप पर बेटा एनर्जी बहुत कम हो जाती है, जूल में लें या किलो कैलोरी में लें, जूल में लें, बात वही है ना। तो ये आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी यही होता है, ऐसा ही होता है, नीचे लिख लो। आइडियल पिरामिड किसका होता है, एनर्जी का, आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट only, primary producers convert only 1% of energy, बहुत ही कम, 1% of energy in the sunlight available to them into NPP, NPP NCERT में लिखा होगा as it is। Observe that primary producers convert only 1% of energy in the sunlight available to them into NPP, net primary productivity में कन्वर्ट करते हैं ये, ठीक है बेटा। पिरामिड्स का, इकोलॉजिकल पिरामिड का कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम उसमें भी लिखेंगे। तो हेडिंग दो बेटा, लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, limitations of ecological pyramid, limitations of ecological pyramids। फर्स्ट लिखिए, ecological pyramids assume that, ecological pyramids assume that food chains are simple, जो कि एक्चुअली होता नहीं है ना। फूड चेन्स आर सिंपल, फुल स्टॉप। सिंपल फूड चेन्स डू नॉट अकर इन नेचर, हम पहले ही बोले थे आपको, है ना। सिंपल फूड चेन डू नॉट अकर इन नेचर, instead food waves are present, फूड चेन नहीं बल्कि फूड वेव होते हैं, है ना, इंटरकनेक्टेड है। एनसीईआरटी में सारा गिवन है, पॉइंट वाइज हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, a single species may operate a single species may operate at two or more trophic levels at two or more trophic levels full stop ecological pyramids have no method of ecological pyramids have no method of accommodating such cases ठीक है, फूड वेब को वो नहीं दिखाता। इट डज नॉट accommodate a food web, it does not accommodate ACCOMMADATE accommodate a food web, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैव नो प्लेस फॉर ecological pyramids have no place for detritivores and decomposers in bracket saprotrophic, though they play a vital role in ecosystem, बेटा इन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं ये, फिर भी इनके लिए कोई जगह नहीं है, डीकम्पोजर्स के लिए जगह नहीं है, ठीक है। कुछ इसेंशियल पॉइंट्स और लिखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के, है ना, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के सम पॉइंट्स, ये तो लिमिटेशन हमारी हो गई, कुछ इसेंशियल पॉइंट्स लिखो। अब पहला पॉइंट लिखिए, अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, एक ही ऑर्गेनिज्म कई सारे ट्रॉफिक लेवल पे पाया जा सकता है। अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल simultaneously, more than one trophic level simultaneously. Example, sparrow is primary consumer when at seeds, fruits, etc., and tertiary consumer when at insects and worms. इंसेक्ट्स और वर्म को कंज्यूम करेगी बेटा तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी, है ना, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल लेवल, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल and it is mostly upright, है ना, mostly upright। नेक्स्ट लिखो, each bar in the energy pyramid indicates, each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present in each trophic level। ऐसे साफ, अब साफ हो गया। क्या लिखा, ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट द ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it gives information about the available essential minerals, it gives
information about the, it gives information about the available essential minerals and their recycling periods Next point, gross and net productivity of an ecosystem are known. Gross and net productivity of an ecosystem are known. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट हेल्प ह्यूमन बीइंग टू नो अबाउट, इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू नो अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉमा, प्रोटेक्शन फ्रॉम pollution, protection from pollution and inputs required for maximizing productivity, and last one is knowledge about biotic and abiotic interactions, knowledge about biotic and abiotic interactions. हेडिंग दो, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होता है बता सकते हो? ऐसे बता सकते हो आप लोग कि एफिशिएंसी क्या है? जिसमें मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, वही उसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, हेडिंग दो, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। एनसीईआरटी में शायद नहीं होगा, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं, आप लिखिए, इट इज द रेशियो बिटवीन द एनर्जी assimilated, the ratio between the energy assimilation मतलब जानते हो, यूज होना, assimilation over the energy, the ratio between the energy assimilated over the energy available between the two trophic level is called ecological efficiency, नेक्स्ट हेडिंग दो, अभी कई तरह की एफिशिएंसी है, टाइप ऑफ एफिशिएंसी में पहला है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होती है? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, it is percentage of incident solar radiations, it is percentage of incident solar radiations trapped by producers to perform photosynthesis, हाँ बिल्कुल पार बेटा, सही कर रहे हो, perform photosynthesis and produce GPP, मतलब पार का कितना परसेंट वो लेते हैं, ये बात है। ठीक है ना? तो बेटा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा? इक्वेशन लिखो, रेडिएशन के बाद बोल दूं, रेडिएशन के बाद क्या बोला था मैंने? रेडिएशन ट्रैप्ड बाय producers to perform photosynthesis and produce GPP, gross primary productivity। ठीक है, इक्वेशन लिखो, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू
एनर्जी इन जीपीपी, एनर्जी इन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एनर्जी इन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, एनर्जी इन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इज 1 to 5%, photosynthetic efficiency is 1 to 5%, full stop. It can be expressed in relation to par, it can be expressed in relation to par, par, photosynthetically active radiation, है ना, when it is 2 to 10%, अंडरलाइन करो, पार के रिस्पेक्ट में ये 2 to 10% होगा। नेक्स्ट लिखो, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होगा, एनपीपी डिवाइडेड बाय जीपीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा नेट प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है ना, लिखो इट इज परसेंटेज ऑफ एनपीपी, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी मैं बोल रहा हूं, it is percentage of NPP in relation to GPP, GPP। एक चीज और मैं बताऊं, आप लोग बताओ पहले तब मैं बताऊंगा। बेटा एक एरिया में, एक जंगल में कुछ हर्बेसियस प्लांट हैं, सोच समझ के आंसर देना, ये कुछ हर्बेसियस प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ठीक है, इनका एरिया, इनका सरफेस एरिया या बायोमास का है, सरफेस एरिया तो नहीं, इनका बायोमास, इस पूरे एरिया का बायोमास, हर्बेसियस प्लांट हैं, इनका बायोमास है मान लो 500 है केजी, मान लो ऐसा 500 केजी है किसी एरिया में, और एक ट्री है उसी एरिया में अकेला है, इस पूरे ट्री का बायोमास 500 है। आप हमें बताओ कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी या सॉरी नेट प्रोडक्शन है ना एफिशिएंसी किसकी होगी, ट्री की होगी कि हर्ब्स की होगी, बताना है, और उस लॉजिक के साथ ट्री की होगी। अच्छा, और अर्पण ने बताया ट्री, और आप लोग बताओ, और सब लोग बताओ, गौतम वगैरह कहाँ रह गए, परीक्षित, और पता नहीं कौन कौन से लोग हैं, बताओ। ट्री की ज्यादा होगी एफिशिएंसी, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी ट्री की ज्यादा होगी कि हर्ब्स की ज्यादा होगी, ट्री की ज्यादा होगी। अच्छा, लगता है ध्यान नहीं दिया, हर्ब्स की होगी, निशांत ने बोला हर्ब्स की ज्यादा, परीक्षित ने भी बोला हर्ब्स की ज्यादा होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि दो चार लोग ट्री लिख दें, दो चार लोग हर्ब्स लिख दें। देखो हर्ब्स की ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि बेटा इसका जो बायोमास है उसमें बहुत सारा तो ऐसे ही लकड़ी फालतू का है कि नहीं, वुड जो है बेटा, मतलब कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसमें कम है, एक्स्ट्रा टू गुड प्रेजेंट वुड, हाँ
एक्स्ट्रा वुड इसमें है बेटा, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। इसमें मैक्सिमम पार्ट इसका हर्बेसियस प्लांट्स है, तो ग्रीन स्टेम भी इसकी ग्रीन है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। समझ में आई बात? लिखो, ट्री स्पीसीज विद लार्ज अमाउंट ऑफ tree species with large amount of non-photosynthetic biomass, non-photosynthetic biomass have non-photosynthetic biomass have lesser net production efficiency, have lesser net production efficiency than small sized producers, than small sized producers। बहुत बढ़िया। अब बेटा लिखो, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज इक्वल टू, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनपीपी डिवाइडेड बाय जीपीपी, एनपीपी डिवाइडेड बाय जीपीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आपको एसिमिलेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट हेडिंग दो, एफिशिएंसन सॉरी एसिमिलेशन एफिशिएंसी, एसिमिलेशन एफिशिएंसी। एसिमिलेशन आप सब लोग जानते हो पहले से, है ना? इट इज परसेंटेज ऑफ फूड एनर्जी, it is percentage of food energy assimilated for body building to total food ingested, to total food ingested। कितना खाया और कितना एसिमिलेट होगा, है ना? एसिमिलेशन एफिशिएंसी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एसिमिलेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू फूड एनर्जी एसिमिलेटेड डिवाइडेड बाय, फूड एनर्जी एसिमिलेटेड डिवाइडेड बाय फूड एनर्जी इंजेस्टेड, फूड एनर्जी इंजेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट लिखो है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी और ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी और ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी। ठीक है, लिखो द परसेंटेज, इट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास, the percentage of energy converted into the biomass by a higher trophic level, by a higher trophic level the percentage of energy converted into biomass by higher trophic level over the energy of food, over the energy of food resources, over the energy of food resources available at the lower trophic level, available at the lower trophic level, called ecological efficiency। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखिए, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू एनर्जी कन्वर्टेड इन टू बायोमास एट द ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास, कन्वर्टेड इन बायोमास एट अ ट्रॉफिक लेवल डिवाइडेड बाय एनर्जी प्रेजेंट इन बायोमास
एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, हमेशा ये कम होगा, है ना। लोअर ट्रॉफिक लेवल मल्टीप्लाई बाई 100 एनर्जी प्रेजेंट इन, मतलब पहले वाले ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी बायोमास है और अपर वाले में कितना है, अपर वाले को में डिवाइड करेंगे लोअर वाले से, ठीक है, डिवाइडेड बाय लोअर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो आ जाएगा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। बेटा ये खत्म हुआ, अब लिखो होता क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन में बेटा, कि एक स्पीसीज कहीं पे ग्रो की, वो स्पीसीज वहां से चली जाती है, उसको रिप्लेस कर देता है दूसरा स्पीसीज, इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये कई बार हमने बताया है और आप लोगों ने सुना भी है, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो उनको भी याद आ जाएगा। मान लो ये कोई एरिया है, पर्टिकुलर सॉइल है, इसमें न्यूट्रिएंट का लेवल एक x% है मान लो, ठीक है। यहाँ पे हमने छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर दिए, ठीक है, ये प्लांट्स हर्बेसियस प्लांट है, फिर हमने क्या किया, इसको प्लगिंग करके सॉइल में मिक्स कर दिया, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट का परसेंटेज जो x% था, ठीक है, अब कितना होगा आफ्टर प्लगिंग, न्यूट्रिएंट परसेंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि इक्वल रहेगा, आप बताओ, आप लोग भी बताओ। एक लैंड था हमारे पास, न्यूट्रिएंट परसेंटेज x% था मान लो, हमने इसमें कुछ प्लांट्स ग्रो किए, फिर इनको इन्हीं सारे प्लांट्स को हमने प्लगिंग करके मिक्स कर दिया सॉइल में, ये डिग्रेड हो गया इसमें, अब न्यूट्रिएंट का परसेंटेज बढ़ेगा कि घटेगा कि बराबर रहेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या इक्वल रहेगा, बताओ। निशांत इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करे, गौतम इंक्रीज करेगा, ठीक है। यही है बेटा सक्सेशन, ठीक है, जहां पे बेयर एरिया है, स्टेराइल है, जहां पे कोई प्लांट नहीं ग्रो कर पा रहा था बेटा, सबसे पहले पॉइनियर स्पीसीज आते हैं। पॉइनियर स्पीसीज भी आप लोगों को पता है क्या, नहीं पता, पॉइनियर स्पीसीज नहीं पता बेटा। मान लो आप लोग गांव में अगर रहते हो तो देखा होगा, बहुत सारी लैंड ऐसी होती है जहां पे कुछ नहीं उगता, कोई भी वेजिटेशन वहां पे नहीं होती, ठीक है ना। मान लो एक एरिया है ये, ठीक है, पहले यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं था, कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो नहीं किया था, सबसे पहले यहाँ पे जो प्लांट्स जो वेजिटेशन ग्रो कर सकती है उसी को हम पॉइनियर स्पीसीज बोलते हैं। यहाँ पे बेटा ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट तो आ जाएगा, टेरिडोफाइट मतलब हायर प्लांट्स यहाँ पे पहले ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी उतनी है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन ग्रो करेगा बेटा, जैसे कि लाइकेन ग्रो करेगा, यहाँ पे लाइकेन है ना, लाइकेन फंगस के साथ मिलके ग्रो करेगा, तो लाइकेन क्या हो गया बेटा, पॉइनियर स्पीसीज हो गया, सबसे पहले ग्रो किया। फिर ये रिप्लेस करेगा पूरी तरह ब्रायोफाइट से, मान लो रिप्लेस कर दिया, तो धीरे धीरे यहाँ पे प्लांट्स उगने लगे, फिर ये डिकम्पोज होंगे, फिर ऐसे करते करते इसमें न्यूट्रिएंट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, बढ़ते थाउजेंड्स ऑफ ईयर में, ऐसा बहुत मतलब स्लो प्रोसेस है ये, है ना। हजारों सालों के बाद यहाँ पे आप जाके देखोगे तो खूब बड़े बड़े ट्री मिलेंगे यहाँ पे, है ना। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो तो फिर दोबारा आके देख लेना, ठीक है। बड़े बड़े ट्री मिलेंगे बेटा हजारों साल के बाद। ये जो प्रोसेस है ना, इसी को सक्सेशन बोलते हैं। सक्सेशन जिससे स्टार्ट होता है उसको हम पॉइनियर स्पीसीज बोलते हैं। और ये भी याद रखना है बेटा कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइकेन ही जो है पॉइनियर स्पीसीज का काम करेगा, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो पॉइनियर स्पीसीज का काम करती हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन पॉइनियर स्पीसीज समझ में आ गया, पॉइनियर स्पीसीज समझ में आ गया। और सक्सेशन, सक्सेशन बोलते हैं बेटा एक स्पीसीज गई, दूसरी स्पीसीज ने उसको रिप्लेस करके अपना जगह बना लिया, उसी को हम सक्सेशन बोलते हैं। सक्सेशन और, हाँ ठीक है, सक्सेशन और आपको पॉइनियर स्पीसीज समझ में आ गया बेटा। तो एक्चुअली एक स्पीसीज का जाना दूसरी का आना, वही है सक्सेशन, ठीक है।
लिखिए अब हेडिंग दो इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सक्सेशन। हेडिंग दो बच्चों इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सक्सेशन लिखिए एक्चुअली वन स्पीसीज और इंडिविजुअल और वन वेजिटेशन, एक्चुअली वन स्पीसीज और one species or individual or one vegetation is replaced by another species over a time period is called succession. Over a time period is called succession. ये हो गया डेफिनेशन। और करके लिखो ओवर और इट इज सेक्वेंशियल मतलब एक गई दूसरी आई, कॉमा ग्रेजुअल बहुत स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल एंड predictable change in the species composition, predictable change in the species composition in an area over a time period or period of time, over a period of time called ecological or biological species, biological succession. अब बायोलॉजिकल सक्सेशन में बेटा मान लो जो स्पीसीज स्टार्ट करेंगी उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइनियर स्पीसीज, यही स्टार्ट कराती हैं सक्सेशन को, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम ये बोलेंगे कि सक्सेशन कंप्लीट हो गया, किसके बेसिस पे, जब इक्विलिब्रियम हो जाए बेटा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट में जब वो इक्विलिब्रियम बना लेता है उसको हम मतलब कि जहां पे बहुत सारे पिरामिड्स काम कर रहे हैं, फूड वेब हैं, पिरामिड्स तो नहीं फूड वेब कर सकते हैं हम, उसको बोलते हैं बेटा क्लाइमेक्स कम्युनिटीज। क्या बोलते हैं हम, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एग्जांपल बता सकते हो, फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल डेवलप हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि अब ये वेजिटेशन क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अचीव कर लिया है, मतलब सक्सेशन कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो इवोल्यूशन चलता रहता है लेकिन क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसको बोलेंगे, ऐसे लिखो विच इज परफेक्ट इक्विलिब्रियम, क्लाइमेक्स कम्युनिटी को बोल रहा हूं मैं, विच इज परफेक्ट इक्विलिब्रियम विद इन्वायरमेंट। और पॉइनियर स्पीसीज के नीचे क्या लिखोगे, लिखो स्पीसीज दैट इन्वेड, स्पीसीज पॉइनियर स्पीसीज के नीचे बोल रहा हूं मैं, लिखो स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया, BARE मतलब स्टेराइल एरिया, are called pioneer species, and first biotic community in the Bayer area is called pioneer community,
पॉइनियर कम्युनिटी। अब बेटा इसको आप लोग जैसे जैसे मैं बनाऊंगा लिखूंगा वैसे ही वैसे आपको लिखना है, तभी याद हो पाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। मान लो यहां से हम ये पॉइनियर स्पीसीज है यहां कोई, ठीक है। यहां से वेजिटेशन स्टार्ट होता है और होते 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 यहां तक ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार में क्लाइमेक्स कम्युनिटी को ये अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है। पहले छोटे छोटे पॉइनियर स्पीसीज आए होंगे लाइकेन मॉसेस के साथ मिलके, फिर उसके बाद कुछ टेरिडोफाइट आए होंगे, ठीक है। कुछ उससे बड़े बड़े प्लांट्स फिर आए होंगे, फिर आए होंगे कुछ उससे बड़े बड़े, फिर लास्ट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रो किए, बड़े बड़े ट्री हो गए वहां पे। यहां हो सकता है कि एंजियोस्पर्मिक कुछ हर्ब्स आए होंगे, यहां पे आज बड़े बड़े ट्री है। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ना, ये कई सारे स्टेप्स इसमें हुए हैं, इसमें हजारों साल लगते हैं बेटा। तो होल प्रोसेस फ्रॉम पॉइनियर स्पीसीज टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं, हम लाइन खींच के दिखा रहे हैं बेटा ताकि आपको कंफ्यूजन कभी न रहे। इसको बोलते हैं जीयर, SERE, ठीक है ना। जीयर यहां तक के क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अचीव करने में जो स्टेप वाइज प्रोसेस हुए हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जीयर, ठीक है। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड जीयर, ठीक है। और ये जो स्टेजेस हैं बेटा, ये जो छोटे छोटे स्टेजेस हैं इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सेरल स्टेज। ये देखो SERAL सेरल स्टेज, ये हो गया एक। ये हो गया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बात समझ में आई। तो सेरल स्टेज क्या है, लिखो, सेरल स्टेज में लिखिए एक एक स्टेज है ना, कई सारे सेरल स्टेज को मिला के बेटा तब क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है वन बाय वन करके। इंडिविजुअल इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर कॉल्ड, individual transitional communities are called zeral या zeral stage, seral stage, SERAL seral stage और कम्युनिटी मतलब बहुत सारे जेरल स्टेज को मिला के बेटा जीयर बनता है। और पूरा जीयर क्या है बेटा, वन बाय वन करके एक एक स्टेप के बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अचीव किया, उसको जीयर बोलते हैं। जीयर के नीचे लिखिए, जीयर में लिखो द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज, मतलब टोटल मिला के जीयर, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट successively change in a given area, change in a given area, change in a given area are called jeer or jeers। तो बेटा जीयर और जीरल स्टेज दोनों समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सेरल स्टेज, अब देखो, ठीक है। अब इस यहां से लेके यहां तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अचीव करने में बेटा एक्चुअली बायोमास बढ़ा है, डाइवर्सिटी बढ़ी है और डाइवर्सिटी इंक्रीज की है,
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया है और बायोमास भी इंक्रीज किया है। इन तीनों को हमें लिखना होगा। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डाइवर्सिटी, यहां से लेके वहां तक डाइवर्सिटी बेटा धीरे धीरे इंक्रीज किया है, ठीक है, यहां तक इसको अचीव किया है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा बेटा, बढ़ा है, देखो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता गया। और बायोमास, बायोमास भी पहले बहुत कम था, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। बेटा इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, यही तो है इवोल्यूशन, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज बेटा एक बात एडॉप्टेशन है ना, एक चीज और है कि क्या आप इस बात को मानते हो कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने वाले दो स्पीसीज में एक ही एडॉप्टेशन, एक ही तरह का एडॉप्टेशन सूट करेगा, करेगा? कर सकने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे बेटा देखो जरूरी नहीं कि अगर सींग अगर हमारे पास हो, मान लो सींग वाले हम हो, तो हमें फायदा है या नुकसान है, बताओ? रिस्क है ना। हाँ, तो एक ही तरह का एडॉप्टेशन भी दो स्पीसीज के बीच जरूरी नहीं है कि उसके लिए बेनिफिशियल हो। हमारे पास जैसे कि हम सींग अगर होता तो हम उतनी अच्छी तरह से सरवाइव नहीं कर सकते, है ना, ये भी याद रखना है। इसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं बेटा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडॉप्टेशन हुआ है बिटवीन द स्पीसीज, यहाँ पे वही है इवोल्यूशन बेटा, ठीक है। माइक, हाँ ठीक है, आवाज। नेक्स्ट लिखो बेटा टॉपिक, चेंज, हेडिंग दो, हेडिंग दो, चेंजेस ड्यूरिंग बायोटिक सक्सेशन। चेंज फटाफट लिखो, 10 मिनट टाइम है। चेंजेस ड्यूरिंग बायोटिक सक्सेशन और चेंजेस इन सक्सेसिव सेरल स्टेज। हेडिंग दो, चेंजेस ड्यूरिंग बायोटिक सक्सेशन और चेंजेस इन सक्सेसिव सेरल स्टेजेस। पहला पहला नंबर 1 क्या हुआ बेटा, अनस्टेबल कम्युनिटी जो थी वो स्टेबल कम्युनिटी में कन्वर्ट होती है। तो पहला लिखिए, अनस्टेबल बायोटिक कम्युनिटी, अनस्टेबल बायोटिक कम्युनिटी टू स्टेबल बायोटिक कम्युनिटी, ये चेंजेस हुआ है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्मॉल शॉर्ट लीव्ड प्लांट्स, स्मॉल छोटे छोटे, स्मॉल शॉर्ट लीव्ड प्लांट्स इन ब्रैकेट विद अंडरलाइन आर सिलेक्शन, स्मॉल आर, स्मॉल आर यहां पे लिख लेना, बल्कि लिख लो स्मॉल आर selection to large long lived plants, large long lived plant मतलब के सिलेक्शन, के सिलेक्शन, कैरिंग कैपेसिटी के सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिटिल डाइवर्सिटी टू हाई डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी। थर्ड पॉइंट, लिटिल डाइवर्सिटी टू हाई डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी 3 हमने लिखा है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, 3 तो ऐसे लिख लो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज बायोमास, इंक्रीज डाइवर्सिटी, तो लिख लिया हमने।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंक्रीज ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल, increase humus content of soil. Next, increase in soil differentiation, increase in soil differentiation. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंपल फूड चेन टू कंप्लीट फूड वेव, सिंपल फूड चेन टू फूड वेव लिख लो, जहां सिंपल फूड चेन काम कर रहा था स्टार्टिंग में, फूड वेव काम करने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आर एक्चुअली में वो है कि जितना मतलब छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो रेस्पायरेशन से वो क्या करेंगे कि अपने सारे बायोमास का यूज कर लेंगे, बचेगा नहीं कुछ ज्यादा उनके पास। अब जो है बड़े जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, तो वहां पे जो एबायोटिक फैक्टर जो सपोर्ट कर रहे हैं उस कम्युनिटी को, तो वहां पे एक स्टेबिलिटी आ गई है, कैरिंग कैपेसिटी आ गई है वहां पे कि इतना, अब इससे ज्यादा नहीं, फॉरेस्ट से ज्यादा क्या होगा नहीं, तो उसको के सिलेक्शन बोलते हैं। या हम ऐसे समझो, यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन में छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, शॉर्ट लिव्ड प्लांट है, उनको रिप्लेस करके लॉन्ग लिव्ड प्लांट, मतलब कि पेरिनियल में कन्वर्ट हो गए, जो एनुअल थे वो पेरिनियल में कन्वर्ट हो गए, इसको हम के सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्वेटिक और ड्राई कंडीशन, एक्वेटिक और ड्राई कंडीशंस टू, एक्वेटिक और ड्राई कंडीशंस टू मेजिक कंडीशंस, MESIC, मैजिक कंडीशंस। बेटा इसको अभी हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, मैजिक कंडीशन जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये हैबिटेट है एक तरह से समझ लो, मैजिक कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी कंजम्पशन, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी कंजम्पशंस, and decrease in productivity, and decrease in productivity till ultimately two become equal, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। वही है क्या क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मतलब P इज इक्वल टू R, प्रोडक्टिविटी, और R क्या है यहाँ पे, रेस्पायरेशन है, तो मतलब लिखिए दिस मीन्स P इज इक्वल टू R और P बाई R इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू R, या इसको ऐसे लिख सकते हैं P बाई R इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, कॉन्स्टेंट हो गया क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल भी क्लास हमारी होगी।